हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है ये आपका बीपीएससी 143 का है, पॉलिटिकल साइंस। और जिसमें हम यहाँ पर आज ब्लॉक 2 लेंगे क्योंकि ब्लॉक 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक 1 ये था विश्लेषण के दृष्टिकोण एक परिचय, ठीक है ना। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। आज यहाँ पे हम ब्लॉक 2 लेंगे, संघवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 100% एक दो दो क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे क्योंकि आपकी यूनिट ही ऐसी है, ठीक है ना। तो ब्लॉक 2 जो है संघवाद है। संघवाद है क्या, तो थोड़ा इसको समझते हैं। जब तक आप संघवाद को नहीं समझेंगे तो शायद किसी भी चीज को समझ पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना। यानी कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों से मिलकर ही एक भारत बना है, एक सरकार बनती है। यानी राज्य होते हैं, फिर उसके प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा विधान परिषद होती हैं, उसकी बहुत सारी स्थानीय इकाइयां होती हैं, उन सभी से मिलकर के जो होता है केंद्र की सरकार बनती है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। इसमें केंद्र और राज्य के अलावा स्थानीय इकाइयां भी आती है, ठीक है ना, जिन्हें हम पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका कहते हैं। तो इन सभी से मिलकर के ही तो भारत बनता है, ठीक है ना। तो राज्यों का क्या हो गया, संघ हो गया भारत। और इस खंड में हम संघवाद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और जो हमारी फर्स्ट इसकी यूनिट इस ब्लॉक की वो है संघ राज्य संबंध। संघ का यानी केंद्र का जो है और राज्य के साथ क्या संबंध है, विधायी, आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए, ब्लॉक आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो सकता है वो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ेंगे। जो ये तीनों सूचियां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में इसमें हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत केंद्र से राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किस तरह से किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बन जाता है। तो इसमें हम वही देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध हम देखेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्तमान घटना चक्र क्या है, घटनाक्रम क्या है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है अलग भी पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध पर हाल का जो घटनाक्रम है, घटना चक्र है, वर्तमान का घटनाक्रम चक्र है, उसको समझाइए, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे हम उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है और यह एक महासंघ भी है। क्यों? क्योंकि संघीय सरकार में राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा जो होता है, जो भी शक्तियां होती हैं राजनीतिक तौर पर, वो केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित की गई है, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं। और इनके अपने क्षेत्र अधिकार होते हैं और उस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, राइट। तो संविधान की सर्वोच्चता जो होती है वो संघवाद की विशेषताओं में से एक है। तो विशेषता में सबसे पहले क्या है, संविधान की सर्वोच्चता आती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जो विभाजित की गई हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का आवंटन शक्तियों के विभाजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि केंद्र को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां, केंद्र और राज्य को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं कि वो सेल्फ, खुद के तौर पर, स्वयं के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। तो आप सत्ता का आवंटन भी कह सकते हैं उसे और शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हैं, दोनों ही एक मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का आवंटन जो है किस तरह से होता है यदि क्वेश्चन आता है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो आंसर एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन शक्तियों के पृथक्करण से अलग है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो देखिए, पहला केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जबकि दूसरा राज्यों
तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। तो देखिए शक्तियों का विभाजन यदि क्वेश्चन की बात करता है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए यदि यहाँ पे शक्तियों के विभाजन की बात चलती है, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन कौन कौन सी चीजें हैं, सॉरी ओके चलिए, शक्तियों के विभाजन की यदि बात होती है तो वो ये चीज भी अलग है, और यदि यहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण की बात होती है तो ये भी चीज अलग है। ठीक है, जनरली हम विभाजन और पृथक्करण को एक के रूप में देखते हैं, पृथक करना, अलग करना, विभाजित करना, लेकिन यहाँ पे दोनों के मतलब अलग निकलते हैं। अलग कैसे निकलते हैं, तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण, यानी कि वो तो संबंधित है, ये सत्ता का आवंटन, शक्तियों का विभाजन एक हो गया। लेकिन शक्तियों के अगर पृथक्करण की बात आती है तो उसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आएंगी, और इनके बीच जो शक्तियों का पृथक्करण होता है वही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और ये सभी शक्तियां जो है, इनका विभाजन जो है वो संविधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए तो भारतीय संघ का निर्माण और ऐतिहासिक कारक हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वो देखेंगे। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इसको हम देख लेते हैं, विधायी संबंध। अब देखिए भारतीय संविधान ने संघीय राजनीति की स्थापना की है, जिसमें एक केंद्र के साथ साथ में राज्य भी होते हैं, और हर एक राज्य की अपनी शक्तियां होती हैं। केंद्र और राज्य की शक्तियां जो होती हैं वो बटी हुई होती हैं, अलग होती हैं, लेकिन इन सब जो शक्तियां जो इनको दी जाती हैं वो कहाँ से दी जाती है, कहाँ से मिलती हैं, वो संविधान से मिलती है। ठीक है ना, तो शक्तियों का मेन जो केंद्र है वो संविधान होता है। तो इनमें केंद्र एवं राज्यों के बीच स्पष्ट एवं विस्तृत शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जो विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय संबंधों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 245 और 255 भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का प्रावधान है, और संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन एवं कार्य प्रणाली का प्रावधान किया गया है। तीन सूचियां यहाँ पे रखी गई है, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी संपत्ति सूची। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना और इसको समझना। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पर केंद्र सूची यानी संघ सूची, केंद्र को संघ, संघ को केंद्र भी आप कह सकते हैं। तो यही होता है संघवाद, यानी कि एक मेन केंद्र में सत्ता, और उसके बाद जितने राज्य होते हैं उनकी अपनी अलग सत्ता होती है, अलग उनका अपना अपना अलग शक्ति होती है। ठीक है ना, तो संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय संसद को कानून बनाने की विशेष शक्तियां, क्योंकि अब संघ सूची है तो सीधी सी बात है, संघ यानी केंद्र सूची, तो इसमें केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है। और संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, विदेशी मामले, संचार, नागरिक उड्डयन, रेलवे, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग, मुद्रा, बीमा इत्यादि महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं। अब दूसरी राष्ट्र सूची आती है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी समवर्ती सूची होती है। ठीक है ना, ओके, हम आगे चलकर देखेंगे। अब जो राज्य सूची होती है, इन विषयों पर शामिल विषयों का कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। संघ सूची यानी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची यानी राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, विधानमंडल बनाती है। तो वर्तमान राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 थे, इसमें और कम कर दिए गए हैं। तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून जो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर हैं, वे उस राज्य पर विशेष रूप से लागू होते हैं। तो राज्य विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, और जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, जैसे 61 राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, तो ये जो विषय दिए गए हैं वो उस राज्य पर विशेष रूप से लागू होते हैं जहां पर राज्य सूची में जो कानून बनाए जाते हैं। तो कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, भू राजस्व, स्थानीय सरकार, जनस्वास्थ्य, शराब, भूमि, राज्य सार्वजनिक सेवाएं, मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, तो समझ में आया। संघ सूची में संघ यानी केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में जो 100 विषय है किसमें, संघ सूची में है, और 61 विषय जो है राज्य सूची में है। ठीक है, और विधायिका, राज्य विधायिका द्वारा यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं उन्हीं पर विशेष रूप से वो कानून जो है लागू होंगे जो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब समवर्ती सूची देख लेते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, समवर्ती सूची। तो देखिए केंद्र और राज्य दोनों जो हैं समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। आप देखिए राज्य सूची और संघ सूची में सिर्फ एक का अधिकार था, संघ में केंद्र का था, राज्य में राज्य का था। लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों का अधिकार होता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जो है इसमें कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची के 52 विषय शामिल है। समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट शामिल है? 52 है। और इसमें पहले 47 विषय थे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य सूची से 5 विषयों को इस सूची में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना। तो पहले 47 थे, फिर राज्य सूची से जो हमने शुरू में देखा था, देखिए राज्य सूची में पहले 66 थे, फिर उससे क्या कर दिया गया, 5 हटा लिए गए और 61 कर दिए गए। और जो राज्य सूची से 5 हटाए गए वो 5 जो है कहाँ शामिल कर दिए गए, वो समवर्ती सूची में कर दिए गए, ठीक है ना। जैसे अब इनमें 5 कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन विभाग, बिजली, नामतौला, उत्तराधिकार, श्रमिक संघ, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य और केंद्र को। तो मान लीजिए केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून राज्य के कानून की तुलना में प्रबल है, क्योंकि केंद्र जो है वो पूरे देश को संचालित कर रहा है, शासित कर रहा है। इसलिए यदि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं और इनके बीच में किसी कानून को लेकर के समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी कानून को लेकर के विवाद होता है तो अधिक दावेदारी जो होती है, अधिक शक्तिशाली जो होता है वो केंद्र का कानून होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 254 के तहत इस नियम का अपवाद है। ऐसा जनरली होता नहीं है, नियम बनाए गए, अनुच्छेद है, पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो राज्य विधायिका का कानून समवर्ती सूची में शामिल किसी भी वस्तु पर एक ही विषय पर संसद के कानून से अधिक कायम रहेगा। और यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी हो, तो देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि राज्य विधायिका द्वारा कानून जो है समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया हो, ठीक है ना। और जो किसी भी वस्तु पर एक ही विषय पर संसद के कानून से अधिक कायम रहेगा, यानी किसी भी वस्तु पर समवर्ती सूची में राज्य विधायिका द्वारा कानून शामिल कर लिया गया है तो वो संसद के कानून में, यानी कि जो केंद्र की संसद है उसके कानून में वो रहेगा। और वो खास तौर पे तब तक रहेगा, क्यों रहेगा? यदि जब राष्ट्रपति के विचार उसमें प्रकट कर दिए गए हों और राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति उस कानून को दे दी हो जो कि राज्य ने समवर्ती सूची के लिए बनाया था। तो यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो समवर्ती सूची में वह कानून संसद में रहेगा, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां हम नहीं देखेंगे। तो ये समवर्ती सूची जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओके, संविधान केंद्रीय संसद को आपात स्थिति में राज्य सूची में शामिल विषयों में, अच्छा देखिए अब ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो राज्य सूची है उसमें तो जो विषय दिए गए हैं 61 विषय हैं उनमें सिर्फ राज्य अधिकार बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी आपात स्थिति यदि आ जाती है तो संविधान जो है केंद्र को भी उन विषयों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, जो हम ऊपर देख के आए हैं। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच देखिए विधायी शक्तियों को बंटवारा क्या हुआ, राज्य संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है ये बंटवारे हैं उनकी, ठीक है ना, किसके शक्तियों के बंटवारे हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। प्रशासनिक संबंध नो के राज्यों को केंद्र का दिशा निर्देश, अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकाल की घोषणा, ये भी नहीं देखेंगे। हाँ, यहाँ पे केंद्र से राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को विशिष्ट कार्य सौंप सकते हैं
और जिनके लिए संघ की कार्यकारी शक्ति कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्त के विस्तारित होती है, यानी कि यहाँ पर हस्तांतरित होती है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार उसके अधिकारियों को कुछ विशिष्ट कार्य दे सकते हैं, ठीक है ना। और जो संघ की यानी केंद्र की जो कार्यकारी कुछ शक्तियां होती हैं कुछ शर्तों के साथ या उसमें शर्त ना भी हो तब भी उसको दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? राज्य को दे सकते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। तो राज्यपाल भारत में जो राज्यों का संघ है, ठीक है। अब राज्यों का संघ कौन है? केंद्र होता है, ठीक है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है वो। तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पर कार्य करता है, यानी कि पूरी जो सूचनाएं होती हैं वो केंद्र सरकार को राज्य के बारे में देता रहता है। ये राज्यपाल का काम होता है तथा वह केंद्र को रिपोर्ट भेजता है, ठीक है ना। तो एक तरह से खबरी आप कह सकते हैं, एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल। और इस प्रकार केंद्र राज्यपाल के ऑफिस के माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण करता है। तो जो केंद्र होता है, ठीक है, जो संघ होता है वो राज्यपाल के ऑफिस के माध्यम से यानी राज्यपाल के एजेंट के तौर पर राज्यपाल जो रिपोर्ट भेजता है उसके माध्यम से राज्यों पर केंद्र नियंत्रण करता है। और राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां, आप देखिए राज्य को शक्तियां दे दी गई हैं। मान लीजिए राज्य उन शक्तियों का गलत उपयोग करे तो वो कुछ भी गलत काम ना करे, अपने शक्तियों का गलत उपयोग ना करे, अपने अधिकार क्षेत्र का गलत उपयोग ना करे। इन चीजों पर नजर रखने के लिए राज्यपाल की वहां नियुक्ति की जाती है। हर राज्य पे राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार की ओर से की जाती है, केंद्र सरकार चुनती है। और लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और एजेंट के तौर पे काम करते हैं और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। ओके, और राज्यपाल की भी कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें वह इस्तेमाल करता है। वे विवेकाधीन शक्तियां निम्न मुद्दों में अधिक सामान्य हो जाती हैं। अब वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यपाल को दी गई? जैसे कुछ शक्तियां हैं जो बहुत ही सामान्य होती हैं। आम चुनावों के बाद सरकार का गठन, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करना, विशेषकर जब किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, विधानसभा में बहुमत शामिल करने का समय निर्धारण करना और भारत के राष्ट्रपति के लिए बिलों को भेजने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना। तो पहला इसमें विवेकाधीन शक्तियां यानी कि राज्यपाल की शक्तियां कौन सी होती हैं? तो आम चुनावों के बाद सरकार का गठन करना। जब राज्य में चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार का गठन का काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। जो बहुमत वाला होता है दल उसको न्योता राज्यपाल भेजता है, ठीक है। फिर दूसरा विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करना। अब जो दल सबसे ज्यादा बहुमत पाता है तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन भी राज्यपाल करता है, ठीक है ना। फिर जब किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्धारण भी राज्यपाल करता है, ठीक है ना। यानी कि जिसे बोलते हैं ना कि फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो बहुमत साबित करने के लिए यहाँ पे काम कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए बिलों को भेजने के लिए, ठीक है ना, यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको बिल जो भेजे जाते हैं उनको अपनी सहमति प्रदान करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो कुछ शक्तियां जो है राज्यपाल को भी दी गई है, ठीक है। ओके, अब और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। ओके, केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? वित्तीय संबंध, अनुदान सहायता, वित्त आयोग, या इसमें से देखिए अब केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या होता है? देखिए राज्य को, क्योंकि राज्य तो सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, मतलब सेल्फ डिपेंड होता है, वो उसकी खुद की इनकम होती है, अपने राज्य के माध्यम से वो बहुत कुछ कमाता है, टैक्स वगैरह जो लगते हैं सभी राज्य के अपने खुद के भी होते हैं। लेकिन उसको जो है केंद्र की तरफ से एक बजट, एक राशि मांगने पर दी जाती है, ठीक है ना। तो वित्तीय स्वायत्ता के बिना संघीय इकाइयों की राजनीतिक स्वायत्ता अधूरी होती है, ठीक है ना। तो
संवैधानिक जो प्रावधान है उनके अनुसार कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, और सिवाय कानूनी प्रावधानों के अनुसार। तो संसद को केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। संसद जो है वो केंद्र सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उन पर वो कर लगा सकती है। 100 विषय शामिल है ना केंद्र सूची यानी संघ सूची, ठीक है ना। और जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, जहां पे 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में शामिल विषयों को कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो कराधान की अवशिष्ट कराधान जो कर लिए जाते हैं शक्तियां केवल संसद के पास होती है। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 और जीएसटी की शुरुआत के पहले कराधान केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी, यानी कि राज्य का अपना अलग हुआ करता था कर, और केंद्र का अपना अलग हुआ करता था, ठीक है ना। तो संविधान लेकिन वो 2016 में जीएसटी जिसको गुड सर्विस टैक्स जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो उसमें यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां पहले जो विभाजित थी अब हट गई, और संविधान केंद्र और राज्यों के बीच लेवी और राजस्व का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 101वें संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर आदि को बदल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध को समझना है, ठीक है ना, राइट, ओके। अनुदान सहायता क्या कहलाती है? अनुदान सहायता इतना छोटा नहीं पूछेगा, वित्त आयोग, नीति आयोग, बहुत छोटे छोटे। हाँ, वर्तमान घटना चक्र, माल एवं सेवा कर, जीएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसे देती हूँ, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। वर्तमान घटना चक्र या हालिया, ठीक है ना, हाल में हुए घटना चक्र किसके संबंध में? संबंध आपका यही होगा केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में, यानी कि वर्तमान घटना चक्र बारे में आप क्या समझते हैं बताइए। तो देखिए जीएसटी की धारणा हालिया विचार नहीं है, यानी अभी की धारणा नहीं है। ये जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जीएसटी का विचार पेश किया था और 2000 में एक समिति का गठन भी किया गया था, और जिसको भारत में जीएसटी की डिजाइन और आकार का कार्य करना था, उसको यानी एक प्रारूप देना था, एक रूप देना था। और 2003 में भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया, और टास्क फोर्स ने सभी वस्तुओं एवं सेवाओं कर एक व्यापक कर योजना को लागू करने की सिफारिश की। यानी जो टास्क फोर्स थी जो जीएसटी के लिए गठित की गई थी, उसने सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक कर योजना को लागू करने की सिफारिश की, यानी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक कर लगाना, एक कर, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक कर लगाना, ठीक है ना। और मौजूदा कर योजना को हटाने की सिफारिश की, जो अलग अलग कर योजनाएं चल रही थी उसको हटाना और एक कर लगाने की सिफारिश की। और यह कर केंद्रीय और राज्य स्तरीय मूल वर्धित कर यानी वैट के नाम से जाना जाता है। तो समिति ने सीमा शुल्क को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलकर एक समान कर की सिफारिश की थी, और यही कहलाता है आपका घटनाक्रम माल एवं सेवा कर, जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना, ओके। संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016, ये थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये जीएसटी के बारे में ही है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। अब कर ढांचे में बदलाव और जीएसटी लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी, और ऐसा एक संशोधन केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो ये एक संशोधन था, जो जीएसटी का संशोधन था, ये केंद्र और राज्यों को जो जीएसटी यानी कर था, कर को लगाने और एकत्र करने के अधिकार के लिए था। और इन सभी पहलुओं से निपटने के लिए दिसंबर 2014 में लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, और ये संशोधन 122वां विधेयक था, 122वां विधेयक था संशोधन का, ठीक है। और संसद के निचले सदन ने मई 2015 में विधेयक पारित किया, और राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ इसको भी पारित कर दिया, और अगस्त 2016 में से लोकसभा में पारित किया, और इस बिल को राज्यों की आवश्यक संख्या से पुष्टि की गई, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, और उसके बाद 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। तो केंद्र और राज्यों की वित्तीय शक्तियां बिना संविधान के संबंधित क्षेत्रों को ओवरलैप किए प्रतिष्ठित है, और केंद्र के पास निर्माण कर लगाने की शक्ति है, जबकि राज्यों के पास माल बिक्री कर लगाने का अधिकार। अब देखिएगा, केंद्र के पास जो है निर्माण पर कर लगाना
यानी मानव उपयोग अफीम, नशीली पदार्थ, मादक, शराब को छोड़ करके की शक्ति, यानी केंद्र के पास निर्माण पर कर लगाने की शक्ति दी गई है केंद्र को, और राज्य को किसकी शक्ति दी गई है? माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है, और अंतरराज्यीय बिक्री की केंद्र के पास कर लगाने की शक्तियां होती हैं। ठीक है, लेकिन कर को एकत्र करने की पूरी जिम्मेदारी जो होती है ऑरिजिनेटिंग राज्यों की होती है। ठीक है ना, तो ये समझिएगा। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जीएसटी हाल का घटना चक्र जो है। ठीक है, अब जीएसटी की परिषद संरचना क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि इसमें जीएसटी के बारे में दिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली लोग ने इसको बहुत, इसमें बवाल भी मचा था, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और लोगों ने इसको बहुत गलत नजरिए से देखा था। बहुत से राज्य अपने यहाँ इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जीएसटी को लागू होने के बाद राज्यों की कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गई, यानी सिवाय पेट्रोलियम, अल्कोहल और सीमा शुल्क ही राज्य ले सकते थे। इसके अलावा राज्य किसी में भी कर नहीं लगा सकते हैं। पूरा कर लगाने का अधिकार किसको मिल गया था? केंद्र को मिल गया था। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी गंभीर संकट में है और इस कारण भुगतान में भी देरी होती है और पूंजी खर्चे में भी जबरदस्त कटौती देखी गई। और कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद लगे लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में राजस्व में गिरावट भी आई और केंद्र सरकार ने मुआवजा देने का वायदा किया, और जब जीएसटी लागू होने के पश्चात घाटा देखने को मिला। लेकिन 30 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने में अपनी असमर्थता जताई। तो वित्त मंत्री ने इस असमर्थता का कारण कोविड महामारी को बताया वह एक देवी यानी कि एक्ट ऑफ गॉड यानी कि घटना थी। ये लिखना पड़ेगा आपको उस महाचक्र में, उस हालिया के वर्तमान घटनाक्रम में। ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच अगर शक्ति का वित्तीय का पूछता है तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जीएसटी मुआवजे का भुगतान न करने पर राज्य हमेशा केंद्र की आलोचना करते रहे, क्योंकि सभी राज्य महामारी से लड़ने में व्यस्त हैं और इसके लिए उन्हें समुचित धन का होना जरूरी है। और अप्रैल 2020 से जीएसटी राज्यों का भुगतान बकाया था। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। नो, ओके, सारांश यानी कि ये यूनिट भी आपकी देखिए फिनिश्ड हो गई है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं? देखिए 2 या 3 क्वेश्चन इसमें आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है ना, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है और इनमें 3 सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सूची वेरी इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, और मान लीजिए किसी सूची विषयों पर कानून बनाने पर विवाद होता है तो वह राष्ट्रपति के पास या कानून के माध्यम से सुलझाया जाता है। ठीक है ना, ओके। अब भारतीय संविधान ने राज्यों के ऊपर मजबूत केंद्र की स्थापना की और भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अनुच्छेद 256 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग बिना केंद्र के कानूनों की अवहेलना किए कर सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभ्यास प्रश्न 2 का है ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन शायद हो सकता है, ये 3 आ गया है, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका यहाँ पे आंसर दिया गया है। चलिए अब इसको रहने देते हैं क्योंकि बहुत ही यहाँ पे फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं बस एक नज़र में आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके, चलिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देखिए, भारत में नई कर प्रणाली के बारे में यदि पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में नई कर प्रणाली जीएसटी से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, यानी माल एवं सेवा कर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है ना, तो संविधान के 122वां संविधान बिल संसद द्वारा पारित किया गया जिसमें केंद्र को कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया और यह बिल संसद द्वारा पारित किया गया और राज्यों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। फिर राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात 2016 में 101वां संशोधन सामने आया और ये अधिनियम के तहत एक जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, तो यह परिषद जीएसटी की दर छूट तय करती है और जीएसटी का बंटवारा केंद्र राज्यों के बीच जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य एवं स्थानीय संबंध लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर एक यूनिट को लें तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए भी, ताकि आपके समझ में ये आ जाए। और इसमें जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता
बता दी हूँ कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। विधायी संबंध आता है तो आपको ये 3 सूचियां यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। फिर केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत केंद्र से राज्यों को शक्तियों का प्रयोजन जो होता है, पृथककरण जो बंटवारा होता है वो कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की बात करते हैं तो वित्तीय संबंध में वर्तमान घटना चक्र आप लिख सकते हैं, माल सेवा कर, या इससे एक अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे जीएसटी परिषद की संरचना, तो यदि कोई भी क्वेश्चन आता है जीएसटी संबंधी तो जो मैंने आपको बताया वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा यूनिट 2, ठीक है ना। तो यूनिट 2 में हम लेंगे यूनिट 4, यानी कि इसका ब्लॉक 2 का यूनिट 2 होगा, लेकिन अगर शुरू से यूनिट चलती है तो 4 कहलाएगा राज्य स्थानीय संबंध, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।